तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन्वू की शैडो आर्मी और उनकी पावर्स के बारे में। तो इसकी शुरुआत लो रैंकिंग शैडो आर्मी से होगी, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शैडो आर्मी की पावर्स और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। और इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को बताता जाऊंगा कि जिन्वू ने इन शैडो आर्मी को कहां से ऑब्टेन करा या फिर कहां से इन शैडो आर्मी से मिला था। तो इस लिस्ट में जो हमारी नंबर 10 पोजीशन पर आता है वो है टैंक। तो टैंक को इंट्रोड्यूस तब करवाया जाता है जब जिन्वू एक रेड गेट को एंटर कर लेता है। बेसिकली होता यह है कि सिटी में एक डंजन गेट अपीयर हो जाता है। अब मैं तुम लोगों को बताऊं कि डंजन गेट क्या होता है, तो बेसिकली ये समझ लो कि दो दुनिया को बीच में जोड़ने वाला गेट होता है जो कि हर थोड़े थोड़े टाइम पर अपीयर होते ही हैं। और अगर इसको एंटर नहीं किया जाता है, यानी कि इसके अंदर तुम लोग नहीं जाओगे, तो कुछ टाइम के बाद ये डंजन ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद इस गेट के अंदर से जो दूसरी डायमेंशन के मॉन्स्टर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये बात एक गिल्ड को पता चलती है कि सिटी के अंदर एक सी रैंक गेट अपीयर हुआ है, वो हंटर्स की एक टीम बनाते हैं जिसके अंदर जिन्वू भी होता है। लेकिन मुसीबत तो तब शुरू होती है जब हंटर्स की सारी टीम इस गेट को एंटर कर लेते हैं और वो एक दूसरी दुनिया में ही चले जाते हैं और गेट अपना कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रेड गेट पावरफुल बियर्स और आइस एल्व्स का होता है। और जैसे ही सारे हंटर्स को ये बात पता चलती है कि ये सी रैंक हंटर नहीं, ए रैंक हंटर या फिर उससे भी ज्यादा का हो सकता है, तो वो लोग अपनी टीम को स्प्लिट कर देते हैं। उनका जो लीडर होता है किम चुल, जो कि एक ए रैंक हंटर होता है, जो कि उस टीम को लीड कर रहा होता है। जितने भी सी रैंक हंटर या फिर उससे नीचे के हंटर्स होते हैं उनको वो अलग टीम में कर देता है, और जितने भी सी रैंक से ऊपर के यानी कि B+ रैंक हंटर्स होते हैं उन्हें अपनी टीम में रख लेता है। वो सोचता है कि सी रैंक या फिर उससे नीचे के जो भी हंटर होंगे वो तो वैसे ही मरने वाले हैं, अगर मैं उन्हें अपनी टीम में रखूंगा मेरा जो भी खाना होगा और रिसोर्सेज होगा ये सी रैंक या फिर उससे नीचे के रैंक के हंटर उसको वेस्ट ही करेंगे। और सिंस जिन्वू भी ई रैंक हंटर था तो वो भी दूसरी टीम में चला जाता है। और जैसे ही जिन्वू को ये बात पता चलती है कि एक रेड गेट है जिसके अंदर पावरफुल बेयर्स और आइस एल्व्स रहते हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ही वेस्ट जाने दे सकता था। वो सोचता है ये तो बहुत ही अच्छा चांस है अपने आप को लेवल अप करने का। और फिर क्या ही था, वो घुस जाता है बेयर्स की टेरिटरी में और वहां पे जितने भी बेयर्स होते हैं उन सबको मार देता है, इंक्लूडिंग देयर बॉस। और उन बेयर्स के बॉस को मारने के बाद वो उसे अपनी शैडो आर्मी में ले लेता है और उसका नाम रखता है टैंक। अब मैं अगर टैंक की एबिलिटीज के बारे में बात करूं तो उसकी एबिलिटीज में से एक है कोलेसल स्ट्रेंथ और दूसरी है हाई अटैक पावर। और इसकी रैंक जो है वो है नाइट। लेकिन इनिशियली टैंक की रैंक रहती है इलाइट ग्रेड, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते हो जाती है नाइट में। हमारी लिस्ट पर जो नंबर 9 पर आता है उसका नाम है काइजेल। तो काइजेल के बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि जिन्वू को ये कहां पर और कैसे मिलता है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि जिन्वू को कैसे काइजेल मिल जाता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसकी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सीधे मैं यहाँ पर तुम लोगों को इसकी एबिलिटीज के बारे में बता देता हूँ। तो इसकी एबिलिटी होती है इमेंस स्पीड, इमेंस फ्लाइट एंड इनहेंस सेंसेस। और ये वन ऑफ द फर्स्ट ड्रैगन होता है जो कि जिन्वू की आर्मी में समन होता है, और इसकी रैंक होती है नाइट की। तो हमारी लिस्ट पर जो नंबर 8 पर आता है इसका नाम है जीमा। तो जीमा के बारे में हम लोगों को सोलो लेवलिंग में ज्यादा तो नहीं बताया है, लेकिन इसका सामना जिन्वू से तब होता है जब अजिन गिल्ड, जो कि जिन्वू ने ही बनाई हुई होती है, पार्टिसिपेट कर लेती है इस रेड के अंदर में। शुरुआत में हंटर्स इस मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा पाते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो मुश्किल से ही सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि एक तो जीमा वैसे ही इतना बड़ा है, ऊपर से ये अपने वेपन के तौर पर अपने पास रखता था ट्राइडेंट, और हंटर्स को काफी ज्यादा मुश्किल आती है इसको हराने में। लेकिन जब जिन्वू इस बैटल को एंटर करता है तो वो इसको काफी आसानी से हरा देता है। और जिन्वू को लड़ते हुए पता चलता है कि जीमा के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, यानी कि साइज मैनिपुलेशन की उसके पास पावर है। अब जीमा की एक एबिलिटी के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया, और सेकंड जो इसकी एबिलिटी है वो है एनहेंस्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब जीमा एक जायंट को सिंगल हिट में ही मार सकता था, और इसकी रैंक होती है इलाइट नाइट। तो हमारी लिस्ट पर जो नंबर 7 पर आता है उसका नाम है आयरन। तो रेड गेट डंजन से टैंक की सिर्फ एक ऐसा शैडो सोल्जर नहीं होता है जो जिन्वू ऑब्टेन करता है, बल्कि आयरन भी उनमें से एक होता है। तो किम चुल, जो कि एक ए रैंक हंटर होता है वाइट गिल्ड का, जो कि इस टीम को लीड भी कर रहा होता है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इसी वीडियो में, अपनी टीम को स्प्लिट करके ऐसी लोकेशन पर चला जाता है जहाँ पर आइस एल्व्स रहते हैं। बस फिर क्या होना था, आइस एल्व्स उसकी पूरी टीम को एक बारी में ही खत्म कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से वो वहां से बच के भाग जाता है। और जब उसको पता चलता है कि जिन्वू की टीम आराम से वहां पर सर्वाइव कर रही है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन्वू पर अटैक करने ही जा रहा होता है। इतने में इग्रिस, जो कि एक नाइट और शैडो आर्मी का मेंबर है, वो किम चुल को मार देता है। इसके बाद जिन्वू किम चुल को अपनी आर्मी में समन कर लेता है और उसके बाद उसका नाम रखता है आयरन। तो अब इसकी एबिलिटी के बारे में बात करें तो इसकी एबिलिटी में सबसे नंबर 1 पर आती है स्ट्रेंथ। ये भी एक जायंट को एक सिंगल अटैक में मार सकता था,
पर वो अटैक हेड पर होना चाहिए था। तो इसकी स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल देना हो तो ये वोल्केन जो कि एक स्मॉल बिल्डिंग के साइज का होता है उसको एक ही हाथ से पकड़ के ले आता है, पर हाँ उस टाइम पे वो मरा हुआ भी होता है। और सेकंड जो इसकी एबिलिटी है वो है शाउट ऑफ प्रोवोकेशन। इस एबिलिटी की मदद से ये अपने दुश्मनों को प्रोवोक कर सकता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये एबिलिटी उन्हीं एनिमीज पर वर्क करती है जो कि इससे कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गर एनिमीज पर ये एबिलिटी वर्क नहीं करती है। और जो थर्ड एबिलिटीज की होती है वो होती है रीजनरेशन, और इसकी रैंक होती है इलाइट नाइट की। इसके बाद हमारी लिस्ट पर जो नंबर 6 पर आता है उसका नाम होता है ग्रीड। तो अगर इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो बेसिकली ये स्कैवेंजर गिल्ड का एक एस रैंक हंटर होता है जिसका नाम होता है हुआन डोंग सू। तो अगर इसकी पूरी स्टोरी को मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली हुआन डोंग सू का एक भाई होता है हुआन डोंग सुक, जो कि जिन्वू के इनिशियल डेज में एक डंजन के साथ उसके साथ जाता है, लेकिन एक डंजन रेड में हुआन डोंग सुक जिन्वू और जिन्हो को, जो कि उसका पार्टनर होता है, उस डंजन के अंदर मारने की प्लानिंग करते हैं, जिसके बारे में जिन्वू को पता चल जाता है। और उसके बाद जिन्वू उस डंजन के बॉस को मारने के बाद हुआन डोंग सुक को भी मार देता है, जिसके बाद पता चलता है हुआन डोंग सू को कि उसका भाई मारा जा चुका है। इसके बाद हुआन डोंग सू जो कि एक एस रैंक हंटर होता है जिन्वू को मारने का प्लान बना लेता है, और फिर हम लोगों को देखने को मिलता है एस रैंक हंटर और जिन्वू का एक बहुत ही बढ़िया बैटल। और अगर अब तुम लोग ये चाहते हो कि मैं इस फाइट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस फाइट में इतने बैड मूवमेंट्स होते हैं कि भाई साहब देख के मजा आ जाता है। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इस टाइम पर जब जिन्वू की डोंग सू से फाइट होती है, जिन्वू एक अलग ही लेवल पर होता है और डोंग सू से लड़ने के बाद मर जाता है। और जब डोंग सू मर जाता है उसके बाद जिन्वू उसे अपनी शैडो आर्मी में ले लेता है और उसका नाम रखता है ग्रीड, क्योंकि वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा ग्रीडी यानी कि लालची होता है, तो वो उसका नाम ग्रीड रखता है। तो अब इसकी एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी एबिलिटीज में भी सबसे नंबर 1 पर आती है स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ का तुम्हें एग्जांपल देना हो तो ये मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के आइस प्रिजन को एक बारी में तोड़ देता है सिर्फ अपने बाइसेप्स दिखा के। और नेक्स्ट जो इसकी एबिलिटीज में से है वो है कन्वर्सेशन और रीजनरेशन, और इसकी रैंक एक जनरल की होती है। तो अब यहाँ से वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब हम बढ़ चुके हैं हमारी लिस्ट पर नंबर 5 की तरफ, और नंबर 5 पर हमारी लिस्ट पर जो आता है उसका नाम है टस्क। तो बेसिकली टस्क हाई ऑर्क्स का लीडर होता है, और हाई ऑर्क्स कोई ऐसी वैसी प्रजाति नहीं है, ये बहुत ही खूंखार प्रजाति होती है, बेसिकली आदि मानव टाइप की, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, और ऐसी प्रजाति का टस्क लीडर होता है। और टस्क के पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स भी होती हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है जिन्वू से फाइट करने के बीच में भी, और उन मैजिकल पावर्स में से टेलीपैथी, ग्रेविटी मैजिक और बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, जिनके बारे में मैं तुम्हें एबिलिटीज के सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन अभी ये जान लो कि जिन्वू और टस्क मिलते कैसे हैं। तो एक डंजन रेड के दौरान जो कि एक ए रैंक हंटर लीड कर रहा होता है, उसमें उन सभी का सामना होता है हाई ऑर्क्स से, जिसके बाद वो सभी हाई ऑर्क्स को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे हाई ऑर्क्स होते हैं जिनको मारना नामुमकिन हो जाता है। और सरेंडर करने के बाद इन सभी इंसानों को, जिसमें से एक जिन्वू भी होता है, उन्हें ले जाया जाता है टस्क के पास, यानी कि हाई ऑर्क्स के लीडर के पास, जिसका नाम होता है करगलान। और इसके बाद करगलान यानी कि टस्क ये बात बोलता है कि उसे इंसानों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली अगर वो हंटर्स हो तो। और ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। और इसके बाद उनमें से एक इंसान टस्क को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद सारी की सारी बैटल स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जिन्वू और टस्क की भी फाइट होती है, जिसमें से जिन्वू जीत जाता है, वो भी काफ़ी एंड में। और टस्क को मारने के बाद जिन्वू इसको फाइनली ऑब्टेन कर लेता है, और इसके पास एबिलिटीज जो होती हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहली होती है ग्रेविटेशन मैजिक। इसकी मदद से टस्क किसी भी अपने टारगेट को हवा में उठा भी सकता है और हवा से वापस जमीन में लाके पटक भी सकता है। दूसरी होती है हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन। इसकी मदद से टस्क अपने आसपास में एक शील्ड बना सकता है, जिससे कोई भी बंदा उस पर अटैक नहीं कर पाता है। और थर्ड होती है हाइमन ऑफ फायर ड्रैगन। इसकी मदद से टस्क एक मैसिव बीम निकालता है अपने मुंह से, जो कि फायर की बनी हुई होती है। और फोर्थ जो एबिलिटी होती है वो होती है हाइमन ऑफ ब्लेजिंग फायर। इसकी मदद से टस्क वेव ऑफ फायर बॉल्स को शूट कर सकता है अपने एनिमी के ऊपर। और फिफ्थ एबिलिटी होती है हाइमन ऑफ एगोनी। इसकी मदद से टस्क अपने टारगेट को काफी ज्यादा पेन दे सकता है। सिक्स होती है हाइमन ऑफ फ्रेंजी। इसकी मदद से टस्क अपने टारगेट के डिफेंस को काफी ज्यादा वीक कर सकता है और अपने अटैक के डैमेज को बढ़ा सकता है। सेवंथ होती है हाइमन ऑफ ब्लाइंडनेस। इसकी मदद से टस्क अपने टारगेट को ब्लाइंड कर सकता है। और सेवंथ होती है हाइमन ऑफ स्लम्बर।
इसकी मदद से टस्क अपने टारगेट का स्टेमिना एक्वायर कर सकता है और उसको बिल्कुल लो फील करवा सकता है। और इसके अलावा भी टस्क के पास काफी सारी पावर्स होती है जो कि अब मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो एबिलिटीज के बारे में तो बात कर ली, अब बात कर लेते हैं रैंक के बारे में। तो स्टार्टिंग में जो इसको रैंक मिलती है वो होती है इलाइट नाइट की, पर धीरे धीरे आगे चल के इसको मिल जाती है रैंक जर्नल की। तो अब हम आ चुके हैं हमारी लिस्ट पर नंबर 4 पर, और हमारी लिस्ट पर जो नंबर 4 पर आता है इसका नाम है इग्रिस। तो इग्रिस का इस पूरी सीरीज में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए नहीं कि ये पहला ऐसा नाइट होता है जो जिन्वू एक्वायर करता है, बल्कि बहुत सारी अलग चीजों के लिए भी। और इग्रिस के ऊपर भी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, क्योंकि इग्रिस का इस पूरी सीरीज में बहुत बड़ा रोल है। तो जिन्वू की मुलाकात इग्रिस से तब होती है जब वो एक डंजन में जाता है, लेकिन डंजन में जाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता है। उसको पहले न्यूरोमैंसर्स से लड़ना होता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो भी अपने ही लेवल में एक नाइट्स होते हैं, और वो ऐसे वैसे नाइट्स नहीं होते हैं, वो बहुत खतरनाक नाइट्स होते हैं। और उनकी पूरी सेना से जिन्वू को लड़ना पड़ता है, और उनसे लड़ने के बाद जिन्वू को पावर मिलती है शैडो एक्सट्रैक्शन की, यानी कि यही पावर जिससे वो किसी भी बंदे को अपनी सेना में ले सकता है। और शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर मिलने के बाद वो जाता है इग्रिस के पास, और फिर उसका बैटल होता है इग्रिस से। लिटरली जिन्वू इस टाइम पर मरने की कगार पर होता है, पर वो किसी तरह से सरवाइव कर जाता है और इग्रिस को मार देता है, और इग्रिस को मारने के बाद अपनी शैडो आर्मी में ऑब्टेन कर लेता है। और इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसकी एबिलिटीज में नंबर 1 पर आती है स्ट्रेंथ। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ का एग्जांपल देना हो तो इग्रिस मोनार्को फ्रॉस्ट से तब तक लड़ता है जब तक जिन्वू उस बैटलफील्ड पर नहीं आ जाता है। तो अगर तुम लोग अब ये सोच रहे हो कि मैं किस फाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। और उस नेक्स्ट वीडियो को लाने से पहले मैंने सोचा कि सारे जो शेडोज हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे मुझे आगे चल के ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को समझाने में। और सेकंड एबिलिटी जो इग्रिस के पास होती है वो होती है टेलीकाइनेसिस। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव एंड कंट्रोल करना, वो भी किसी लिमिटेड डिस्टेंस तक ही। बाकी एबिलिटीज इसकी भी सेम होती है, यानी कि कन्वर्सेशन और रीजनरेशन। तो अब हम आ चुके हैं हमारी लिस्ट पर टॉप 3 में, और हमारी लिस्ट पर जो नंबर 3 पर आता है इसका नाम होता है बेरू। और बेरू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और स्मार्टेस्ट शैडो आर्मी सोल्जर होता है जो जिन्वू ऑब्टेन करता है, और ऑब्टेन करने के साथ साथ उससे लड़ता भी है। और बेरू के बारे में हमें पता चलता है जेजू आइलैंड आर्क के दौरान। बेसिकली बेरू एक आंट किंग होता है जो कि सिंगल हैंडेडली गोटो रियोजी, जो कि जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होता है, उसको मार देता है। और जो भी हंटर इसके सामने आता है उसे मार रहा होता है, और इतना केओस मच चुका होता है उस आइलैंड पे कि जो भी बंदा वहां पर जाता है वो वापस नहीं आ पाता है। और जेजू आइलैंड पर जिन्वू इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसको लगता है कि काफी सारे एस रैंक हंटर्स ऑलरेडी जा रहे हैं, तो मेरे वहां जाने की नीड नहीं है। लेकिन वहां पर जब गोटो रियोजी मर जाता है तब जिन्वू काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल की मदद से जेजू आइलैंड पर चला जाता है, और फिर आंट किंग से उसकी फाइट होती है, जिसके बाद वो आंट किंग को काफी मुश्किल से ही हरा पाता है, पर उसके बाद हराने के बाद उसको अपनी शैडो आर्मी में ऑब्टेन कर लेता है। और अगर बीच में तुम्हें ये कंफ्यूजन लगाओ कि जिन्वू के पास टेलीपोर्ट करने की स्किल कहाँ से आ गई, तो अगेन मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा तुम मेरी ये वाली वीडियो जाके जरूर देखो, इसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। तो अब बात करते हैं बेरू की एबिलिटीज के बारे में, और सच बताऊं तो इसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा हैं। इसकी एबिलिटीज में नंबर 1 पर आता है स्ट्रेंथ। सिंस ये एक आंट किंग है तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसकी एबिलिटी में सेकंड जो आती है वो होती है ड्यूरेबिलिटी। ये जिन्वू के सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर पाता है। थर्ड इसकी एबिलिटी होती है स्पीड। ये जिन्वू की स्पीड भी मैच करने लगता है। और इसके अलावा भी इसकी काफी सारी एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि साइज मैनिपुलेशन, रीजनरेशन, कन्वर्सेशन। और अब इसकी रैंक की बात करें तो इसको स्टार्टिंग रैंक जो मिलती है वो मिलती है एक जनरल की, पर आगे आगे चलते चलते इसकी रैंक अपग्रेड होकर हो जाती है मार्शल की। अब हमारी लिस्ट पर जो नंबर 2 आता है उसका नाम है कमिश। कमिश के बारे में हमें तब पता चलता है जब जिन्वू यूनाइटेड स्टेट्स में चला जाता है एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से सारे हंटर्स आते हैं। उसके बाद फेडरल ब्यूरो के लोग जिन्वू से मिलते हैं और उसको दिखाते हैं कमिश का पूरा स्केलेटन, और उसको बताते हैं कि थॉमस आंद्रे जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है, जो कि बहुत पावरफुल है, वो भी कमिश को नहीं हरा पाया था। और जैसे ही जिन्वू कमिश का ये स्केलेटन देखता है, उसके दिमाग में आता है कि शायद मैं इसको अपनी शैडो आर्मी में ऑब्टेन कर सकता हूँ, और फिर वो उसको अपनी शैडो आर्मी में ऑब्टेन करने की ट्राई करता है। तो फर्स्ट बार वो उसको ट्राई करता है लेकिन नहीं होता, सेकंड बार ट्राई करने पर भी नहीं होता, और फाइनली थर्ड बार जैसे ही वो अटेम्प्ट करता है, फाइनली कमिश उसकी शैडो आर्मी में आ जाता है। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, जब कमिश उसकी आर्मी में समन हो पाता है। बेसिकली कमिश काफी टाइम से मरा हुआ होता है, जिसकी वजह से जिन्वू को उसको समन करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और इसके अलावा कमिश के पास खुद की कॉन्शियसनेस होती है, जिसके बाद वो जिन्वू से डायरेक्टली कह देता है कि मैं वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अब इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर इसकी एबिलिटी जो आती है वो होती है स्ट्रेंथ। तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं
तो ये 100 ऑफ एस रैंक हंटर्स को खुद से ही मार सकता था। इतना ज्यादा पावरफुल था कमीश। सेकंड जो इसकी एबिलिटी होती है वो होती है इमेंस ड्यूरेबिलिटी। थर्ड इसकी एबिलिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो कि तुम्हें आगे चल के भी पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो होती है ड्रैगन्स फियर। कमीज जो होता है वो माना इन्फ्यूज्ड शाउट कर सकता है, यानी कि ऐसा चिल्ला सकता था जिससे उसके आसपास के जो भी बीइंग है वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाते थे और फियर में चले जाते थे। और फोर्थ एबिलिटी जो इसकी होती है वो होती है ड्रैगन्स ब्रेथ, यानी कि ये अपने मुंह से आग छोड़ सकता था बेसिकली हर किसी ड्रैगन की तरह। और सिंस ये कुछ ही टाइम के लिए जिन्वू के पास रहता है तो उसकी रैंक डिसाइड नहीं हो पाती, लेकिन इसकी अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि रैंक क्या हो सकती है तो वो आंट किंग यानी कि बेरू के आसपास में ही होगी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं नंबर 1 पर हमारी लिस्ट पर, और हमारी लिस्ट पर जो नंबर 1 आता है उसका नाम है बेलियन। और बेलियन ही सिर्फ एक ऐसी शेडो है जिसका सामना जिन्वू नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक गिफ्ट होता है ऐशबॉर्न जो कि फर्स्ट शैडो मोनार्क होता है उसकी तरफ से। जिन्वू से पहले बेलियन सर्व करता था ऐशबॉर्न को जो कि शैडो ऑफ मोनार्क था। और अगर तुम्हें नहीं पता शैडो ऑफ मोनार्क कौन था तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो तुम जाके उस वाली वीडियो को देख लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा सोलो लेवलिंग की पूरी हिस्ट्री क्या थी। और जैसे जिन्वू के पास इग्रिस है वैसे ही ऐशबॉर्न के पास बेलियन था। और एक टाइम पर बेरू और बिलियन के बीच में एक ड्यूल होता है। बेलियन बेरू को एक ही अटैक में मार देता है और उसके बाद फाइट ओवर हो जाती है। तो तुम समझ सकते हो बेलियन के पास कितनी ज्यादा पावर होगी। और बेरू की स्टार्टिंग रैंक थी जनरल, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके मार्शल रैंक तक पहुंचता है, लेकिन बेलियन की स्टार्टिंग रैंक ही मार्शल होती है। इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो उसकी एबिलिटी में नंबर 1 पर आती है स्ट्रेंथ। और इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे ही दिया कि वो कैसे बेरू को एक बारी में ही हरा देता है। इसके बाद की सेकंड जो एबिलिटी होती है वो होती है ड्यूरेबिलिटी। ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है अपनी फाइट्स के बीच में, और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। अगेन मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो ये बेरू से भी ज्यादा फास्ट होता है किसी भी बैटल में। और इसका सबसे खतरनाक वेपन होता है इसकी स्वॉर्ड, जो कि किसी भी चीज को आराम से काट सकती है, और जब चाहे इसको वो बड़ा भी कर सकता है, उसको हंटर टाइप में बना सकता है। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने जिन्वू के सारे जितने भी बेस्ट टॉप शैडो आर्मी सोल्जर्स थे उनके बारे में मैंने तुम्हें बताया, उनकी पावर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया कि उनकी एबिलिटीज क्या क्या थी। अब कोई अगर रह गया हो तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर किसी टॉपिक पर तुम डेडिकेटेड वीडियो मुझसे चाहते हो कि मैं उस पर बनाऊं तो वो भी कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हो, और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।